जो अवेलेबल है। So we are starting with isolation and purification of DNA. Okay. So before that, we will switch to another whiteboard. Okay. And we will talk about DNA. Okay. How to extract it and कैसे उसको purify किया जाए. Okay. So what is DNA? DNA is genetic material, right? Right. It is present inside the cell or outside the cell, right? It is present inside the cell, right? तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, एंड अगर फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट है तो इट विल बी न्यूक्लियोइड फॉर्म, राइट? फ्री नेकेड डीएनए. ठीक है. नाउ so how would you extract this material and purify it? Purify क्यों बोल रहे हैं हम लोग purify? Because there are other components also. ठीक है. Other components also. Okay. Other components है इधर, और क्या क्या अदर कंपोनेंट्स है इधर? आपके प्रोटीन्स हो गए, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए. ठीक है. लिपिड्स बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी. फैट्स हो सकते हैं उसमें, बोल सकते हैं. ओके. एंड बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स है, एंड मेटल्स है. ठीक है. तो मेटल्स क्यों चाहिए? यस, एनीवन? व्हाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेटल? यस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेटल? तो मेटल बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए रहता है, वेरी माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन, माइक्रोग्राम से भी नहीं बोल सकते हैं, उससे भी कम चाहिए रहता है. इट इज फॉर इट इज एक्ट एज अ को मेटल. आपका जो बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, इट ओके, ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं. ओके. सो देयर आर मेनी एंजाइम्स और प्रोटीन्स व्हिच एक्ट एज अ, हाँ, उसमें को फैक्टर्स का जरूरत रहता है, उसमें को मेटल्स रहते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज, इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम. ठीक है, Mg. तो इसमें MgCl2 एक्स्ट्रा एडिशनली डाला जाता है सिस्टम में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग पीसीआर or something like that. Okay. So these without these cofactors क्या होगा? जो प्रोटीन है आपका वर्क नहीं करेगा. Now when we are isolating this DNA, do we require this things? बहुत सारी चीजें हैं इसमें. Do we require this? Complexes होते हैं प्रोटीन का. तो we don't require, right? We require only nucleic acid. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड में भी अब हमको चाहिए डीएनए. We require DNA, nothing else. Not even RNA also, right? RNA भी नहीं चाहिए हम लोग को. We require only and only DNA. Okay. So how would you go about this? कैसे आप आइसोलेट करोगे? आप कैसे उसको सेल? आपको तो पहला फर्स्ट टास्क इज, जैसे फॉर एग्जांपल है, इफ यू आर आइसोलेटिंग दिस डीएनए फ्रॉम ई कोलाई. ठीक है. ई कोलाई. ओके. एग्जांपल दे रहा हूँ. या तुम्हारा if your subject or your target is not a bacteria, you can isolate from other organism also, right? From eukaryotes भी हो सकता है, उसमें plants भी आ जाते हैं, and animals भी आ जाते हैं, या माइक्रो यूकैरियोट्स भी आ सकते हैं, right? Okay. So and if, और फिर या अगर if you want to go for a community DNA extraction, आपको environmental study करना है. ठीक है. तो उधर आ जाता है कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन. कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे मैंने सॉइल सैंपल ले लिया और मैंने पूरे सॉइल सैंपल में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब पूरा का पूरा डीएनए उठा लिया. ठीक है. तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन. जैसे अगर मैं वाटर सैंपल लूंगा, ठीक है, और उसमें से जितना भी डीएनए मिलता है, जो भी डीएनए मिलता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा का पूरा डीएनए निकाल, तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी डीएनए. ओके. गेटिंग इट? तो कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन ये थोड़ा सा मतलब है 10 to 15 20 इयर्स बैक का प्रोसेस ये है. बट थिंग इज इट इज आल्सो एसेंशियल. आप सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी फोकस कर सकते हो, और सिंगल ऑर्गेनिज्म पे भी फोकस कर सकते हो, और यू कैन फोकस ऑन कम्युनिटी डीएनए. ठीक है. तो उसमें उसका फायदा क्या? इट इज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी प्रिपरेशन. 16SR डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन के काम आता है कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन.
and you can go for metagenomic analysis also. Okay? Metagenomic analysis किया जा सकता है. तो metagenomic analysis मतलब पूरा full length DNA analysis किया जा सकता है, and we can then identify what is the community made up of, मतलब उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट. ठीक है. ओके. समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बता देना. If you are getting it, type yes. If you are not getting it, type repeat. Okay. I will get to know कि कौन से स्टेज में. Yes. हाँ, बाकी लोग 17 स्टूडेंट्स, only 3 students have heard. Okay, so hopefully you are understanding this. तो हम लोग नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी उठा सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स. फॉर एग्जांपल अगर अभी जो एनिमल्स में भी ह्यूमंस का मैं बात कर लेता हूँ. अगर जेनेटिक टेस्टिंग करना है ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेल, तो यू कैन जस्ट स्क्रैप योर स्किन एंड आप वो स्किन सैंपल दे सकते हो फॉर एनालिसिस. और एल्स यू कैन नो, आप क्या करोगे, सलाइन लोगे एंड स्टेराइल सलाइन ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू गार्गल करना है. आपके जो माउथ में जो भी क्या बोलते हैं स्किन रहता है ना अंदर, ऑब्वियसली स्किन है वो काफी, एंड स्किन इज ऐसा ऐसे ऑर्गन है जो बहुत स्पीड में रिप्लेस होता है. ठीक है. ठीक है. सो उसमें जो सेल्स रहेंगे, इट विल कम इनटू saline suspension, and you have to just उसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है वो saline. ठीक है. गार्गल करके, गार्गल मतलब आप समझ गए हो गार्गल क्या करना. ठीक है. गार्गल करके आप उसको टेस्ट ट्यूब में देना, इट विल गो फॉर फर्दर डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड देन एनालिसिस. ओके. सो बेसिकली इधर जो डीएनए एनालिसिस है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट. ठीक है. चाहे आप रिसर्च में अगर बैक्टीरिया से काम करें या प्लांट या एनिमल से काम करें या कम्युनिटी डीएनए एक्सट्रैक्शन. ओके. या जैसे एनवायरमेंटल का स्टडी. सो डीएनए एक्सट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है. यू कैन अभी देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन, एंड उसमें क्या होता है कि आपको कितना क्या बोलते हैं कितना डीएनए चाहिए, एंड क्वालिटी ऑफ डीएनए इज आल्सो इम्पोर्टेंट. क्वालिटी ऑफ डीएनए एंड क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट अ गुड रिजल्ट्स. आपके जो आप आगे जो फर्दर टेस्ट करने वाले हो तो उसमें आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो बेटर है वी गो फॉर बेस्ट टेक्निक अवेलेबल. ठीक है. वैसे बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो इधर जो तुम लोग घर पे भी कैरी आउट कर सकते हो. अगर तुम लोग अगर इधर देखोगे तो इधर ये आपका साइंस डायरेक्ट का पेज है, एंड जो हम लोग ऑर्गेनिकली मतलब जो स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसमें कैरी यूटिलाइज होता है, इट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए. ठीक है. फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल स्टैंडर्ड. तो ये स्टैंडर्ड फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल मेथड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन, ये वर्ल्ड ओवर में सारे लैब्स यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. एंड हो सकता है करते थे क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड था. तो आप कौन सा भी सैंपल हो, आपको फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल यूज करना पड़ेगा, बट देयर वुड बी अ मॉडिफिकेशन इन वन स्टेप और वेरियस स्टेप्स. ठीक है. Now, there is another method which you can carry out at your home. घर पे भी carry out कर सकते हो. This is called as sorting out method. ठीक है. दोनों के advantages है, दोनों के disadvantages है. ठीक है. तो ये दो मेथड यूटिलाइज कर सकते हो. हम लोग मैंने प्रीवियस ईयर में एमएससी पार्ट 1 में ये सॉर्टिंग आउट मेथड भी साइड बाय साइड दोनों रन किए थे हम लोगों ने. सॉर्टिंग आउट मेथड भी ये रन किया था, फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमेल मेथड भी रन किया. ओके. नाउ देयर आर आल्सो अदर मेथड्स जो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस. ठीक है. जैसे मैग्नेटिक बीड हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, सॉर्टिंग आउट हो गया, सॉलिड फेज एडसॉर्प्शन हो गया, एंड
ट्राइजोल मेथड हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। एंड ट्राइजोल मेथड इज मेनली यूटिलाइज्ड बाय इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। ट्राइजोल इज नथिंग बट अ कंपाउंड केमिकल है जिससे आपको प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए ये तीनों चीज एक वन गो में आपको मिल जाए। ठीक, तीन चीजें वन गो में मिल जाएगा। प्यूरिफाइड डीएनए, प्यूरिफाइड आरएनए एंड प्यूरिफाइड प्रोटीन एक गो में मिल जाएगा। ठीक है। सो प्रोटियोमिक्स में ज्यादातर वो यूटिलाइज। आगे चलते। ओके, सो देयर आर वेरियस मेथड्स। और क्या होता है, जैसे आप सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डीएनए, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिक एसिड इज अ इनहिबिटरी एजेंट। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर आर वेरियस अदर स्ट्रेटजीज। तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन बैक्टीरिया। अगर आपको करना है, यू कैन कैरी आउट इन एट योर होम ऑल्सो। बैक्टीरिया के साथ दूसरे प्लांट्स भी ले सकते हो। प्लांट्स एज इन मैं आपको ये यूट्यूब वीडियो भी दिखाने वाला एंड यूट्यूब वीडियो भी दिखाने वाला हूँ वेर इन यू कैन एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम बनाना। ओके ओके, सो तो इधर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी आपको ई कोलाई से डीएनए निकालना है। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, सो हाउ वुड यू, फर्स्ट थिंग क्या करोगे पहले? हाँ, पहला फर्स्ट स्टेप क्या करोगे अगर मुझे ई कोलाई से डीएनए निकालना है? फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू एक्सपैंड द ई कोलाई, राइट। ई कोलाई को मुझे एक्सपैंड मतलब एज इन मुझे उसको ग्रो करना पड़ेगा, ताकि जितना ज्यादा ई कोलाई सेल्स रहेंगे उतना ज्यादा मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा, राइट, है ना? यस, जितना ज्यादा सेल्स रहेंगे उतना ज्यादा डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा, राइट। एंड मेरा मेन एम क्या है कि मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके क्या करना है, उसको आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास जितना ज़्यादा डीएनए रहेगा उतना ज़्यादा मुझे सेल्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे या सेल्स को ग्रो करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा सेल्स रहेंगे उतने ज़्यादा डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो तो फर्स्ट क्या करोगे आप, आइसोलेटेड वेल आइसोलेटेड इकोलाई के कॉलोनी लोगे एंड यू विल ग्रो ओवरनाइट इन आपका, किसमें ग्रो करोगे? ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ग्रो कर सकते हो, यूरिया बटानियम में ग्रो कर सकते हो, जो उसके लिए काफी अच्छा मीडियम रहेगा। ठीक है, फास्ट, इट विल ग्रो स्पीड एट हाई स्पीड। ठीक है, या जनरेशन टाइम विल बी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या करोगे, अभी क्या होगा आपको, तो मीडिया में क्या रहता है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, राइट। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है और तुम्हारे सेल्स भी है। ठीक है, तो किस में इंटरेस्टेड हो, ब्रॉथ में इंटरेस्टेड हो या सेल में इंटरेस्टेड हो? यस स्टूडेंट्स, सेल्स में इंटरेस्टेड हो कि ब्रॉथ में इंटरेस्टेड हो, राइट। सेल्स, कोई किसी को है कोई ऐसा ब्रॉथ में इंटरेस्टेड है? ब्रॉथ इज यूटिलाइज, ठीक है, और एंड वी डोंट रिक्वायर ब्रॉथ एनीमोर, ठीक है, बिकॉज डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करना, सेंट्रीफ्यूज करना। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेल कलेक्ट हो जाएगा नीचे, पैलेट में आ जाएगा एंड देन आपको उसमें थोड़ा सा बफर डालना पड़ेगा। बफर इज नथिंग बट a TE buffer, ट्रेस EDTA buffer. Now trace is a kind of a buffer और EDTA क्या? What is EDTA? EDTA is nothing but एक टाइप का एन आयोनिक डिटर्जेंट है कुछ है? नहीं नहीं, एनायनिक डिटर्जेंट नहीं है, क्या है? चिलेटिंग एजेंट है, क्या है? बट EDTA is nothing but चिलेटिंग एजेंट। और चिलेट किसको कर रहा है, चिलेट कर रहा है, ये मेटल्स को चिलेट कर रहा है। ठीक है, ये मेटल्स को चिलेट कर रहा है। ओके, एंड इसका पीएच कितना है? पीएच इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच इज 8.0, एग्जैक्ट 8.0।
बोलोगे कि ये जो बफर है इसका पीएच 8 है, क्यों है? क्योंकि एट न्यूट्रल पीएच डीएनए डज नॉट डिसॉल्व, डीएनए डिसॉल्व नहीं होता है न्यूट्रल पीएच, ठीक है? वाटर में अगर डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई जब भी डीएनए एनालिसिस किया जाता है तो डीएनए को डिसॉल्व किया जाता है इन अल्कलाइन पीएच में डिसॉल्व किया। दैट्स व्हाई ट्रेस ईडीटी बफर का जो पीएच है 8 है। अभी इससे क्या होता है, पीएच 8 होने की वजह से कि आपका जो डीएनए इट विल बी वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है? आपका वो उसमें फिजिकल ब्रेकेज नहीं आएंगे, ठीक है? एंड इट वुड बी वेरी वेरी स्टेबल। In addition to TE precipitate, you can add a lysozyme. Okay, lysozyme. Okay, lysozyme. So what is lysozyme? क्या करता है lysozyme? Yes. कोई बता सकता है lysozyme क्या करता है? Lysis of cell. Yes, yes. और बस किधर ऐड करता है lysozyme? So lysozyme acts on peptidoglycan layer, ठीक है? सेल वॉल पे ऐड करता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, सेल वॉल पे ऐड करता है। तो ये क्या होता है, जो सेल वॉल है उसको लिसिस कर देता है, सेल वॉल। अभी तुमको पता है सेल वॉल का इम्पोर्टेंस क्या है? जो सेल की इंटीग्रिटी रहती है, बैक्टीरिया की सेल की इंटीग्रिटी रहती है, दैट इज मेंटेन्ड बाय सेल वॉल, ठीक है? अभी अगर सेल वॉल ही टूट गया लाइसोजाइम के एप्लीकेशन से, क्या होगा? क्या होगा? आपका सेल वॉल टूट गया तो गया फिर, तो सेल जो सेल सेल वॉल निकल गया आपका, ये टूट गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी। ओके, तो इसको इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्रीज पे, ठीक है? ओके, 1 आवर के लिए इंक्यूबेट कर सकते हैं। देन ट्रेस एडीटीए प्लस लाइसोजाइम प्लस फिर उसके बाद में आ गया प्रोटीनेस के। ओके, नाउ दिस इज प्रोटीनेस के क्या होता है? प्रोटीन काइनेज नहीं, प्रोटीनेस के है, मतलब क्या है? प्रोटीनेस मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, ठीक है? ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या क्या स्टेप कर लिया, पहले कल्चर किया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है? फिर उसमें से हार्वेस्ट किए, मतलब सेंट्रिफिकेशन किया, ठीक है? ब्रॉथ फेंक दिया, ठीक है? यूटिलाइज ब्रॉथ। तो सेल्स बचे कुचे हैं उसको फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी उसमें हम लोगों ने अपना सेकेंड स्टेप में आ गए, हम लोग ब्रेक ओपन करना है सेल को, ठीक है? उसमें हम लोगों ने क्या डाला, ट्रेसिडिटी डाला जिसमें ईडीटी चिलेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, लाइजोजाइम डाला, ठीक है? ये लाइसोजाइम ज्यादातर बैक्टीरिया में भी डालते हैं, या आप उसमें भी डाल सकते हैं, एनिमल सेल्स में भी डाल सकते हो। एनिमल सेल्स मतलब जैसे मैंने रन किया था जिसमें जो माउस के टेल थे उसको कट करके वी पुट दिस फॉर ट्रेस ईडीटी लाइसोजाइम एंड प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग टेल से, ठीक है? ओके, सो इसमें क्या हुआ कि आपका लाइसोजाइम 37 डिग्रीज पर रखा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम ये एंजाइम बहुत जबरदस्त वर्क करता है 37 डिग्रीज पे। तो 1 आवर रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट ऑर्गेनिज्म। आपका अ, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है? या प्लांट सेल है, या एनिमल सेल है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या है, जितना टाइम लगेगा उसको एक्सट्रैक्ट होने के लिए उतना टाइम आपको लाइसो ये करना है। ओके, तो इसमें उतना टाइम लगेगा ये करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीनेस के, तो अगर एनिमल सेल रहता तो उसको ओवरनाइट रखा जा सकता है, ठीक है? 55 डिग्रीज, 55 डिग्रीज, ठीक है? और इसको जैसे अगर बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट करना है तो ये 1 आवर के लिए रखा जा सकता है। दैट इज दोनों प्रोसेस, दोनों जो है, लाइसोजाइम पहले डाला 37 डिग्रीज पर रखा, फिर प्रोटीनेस डाला, फिर 55 डिग्रीज, ठीक है? डिपेंड करता है प्रोटीनेस की किधर से एक्सट्रैक्ट
ओके, नेक्स्ट थिंग, तो प्रोटीनेज क्या करेगा, सारे प्रोटीन्स पे ऐड करेगा और उसको तोड़ देगा, प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको तोड़ देगा। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, एक चीज और डाल रहे हैं हम लोग इसके साथ, एस डी एस डाल रहे हैं। नाउ व्हाट इज एस डी एस, फुल फॉर्म किसी को पता है, बता सकता है कोई, व्हाट इज एस डी एस? एस डी एस क्या है? सोडियम डोडोसेल सल्फेट, राइट, सोडियम डोडोसेल सल्फेट। और ये क्या है, एक टाइप का एन आयोनिक डिटर्जेंट है, एन आयोनिक डिटर्जेंट। व्हाट इज एन आयोनिक डिटर्जेंट? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज? यस, पॉजिटिव या नेगेटिव, बता सकता कोई? एन आयोनिक डिटर्जेंट। ओके, Negatively charged. करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो इट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो नेगेटिव चार्ज है एन आयोनिक डिटर्जेंट। ओके, सो ये क्या कर रहा है, डिटर्जेंट है तो वो क्या प्रोटीन डिग्रेडेशन में अच्छे से काम करेगा, मतलब जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, एंड देयरफॉर ये अच्छे से जो केमिकल्स है सब इंटरेक्ट कर सकते हैं विद सेल्स, एंड ये क्या करेगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन में मदद करेगा। Okay, आगे चलते हैं। तो ये हो गया पार्ट ए ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, पार्ट ए ऑफ एक्सट्रैक्शन वेयर इन सेल्स आर ग्रोन, ठीक है, एंड उसके फिर सेल्स को फिर ये सारे केमिकल्स, चार केमिकल से इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो इसमें से जितने भी जो सेल ये है वो आपके निकल जाएंगे सब। ओके, बट थिंग इज कि कुछ प्रोटीन्स रह जाते हैं, एंड इट विल कॉज सम काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, आपका डीएनए अभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके, सो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में मेन आ जाता है, इसमें आता है फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, आइसोअमाइड अल्कोहल, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, आइसोअमाइल अल्कोहल, इसका रेशियो है, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, 25:24:1। समझा गया? 25 ml अगर मैं 50 ml का सिस्टम बना रहा हूँ तो 25 ml मेरा फिनॉल जाएगा, 24 ml मेरा क्लोरोफॉर्म जाएगा, एंड 1 ml आपका आइसो अमाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, ओके, या 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। ये रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन्ड है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, यू कैन यूज दिस। हमेशा याद रखो, फिनॉल जब भी हैंडल करोगे यू हैव टू यूज ग्लव्स, ठीक है। अगर ग्लव्स यूज नहीं किया तो क्या होता है, स्किन बर्न होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। therefore you have to be very safe in labs, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं, एंड ईच एंड एवरी केमिकल यू यू माइट नॉट नो कि कौन सा केमिकल कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, ठीक है। सो while handling any chemical you have to wear gloves, ठीक है। और ऐसे वैसे ग्लव्स नहीं, यू हैव टू यूज नाइट्राइल ग्लव्स, जो ब्लू कलर के रहते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स बोलते हैं उसको, एंड इट इज impervious to non porous to these chemicals। ओके, सो फिनॉल, फिनॉल क्या करता है, जो बर्न्स करता है ना, वो स्किन डैमेज हो जाता है उसमें, और फिर वो कभी रिपेयर नहीं होता। तो आपका अगर जैसे आपके हाथ में लग गया तो वो आपको जिंदगी भर तक रहेगा। जैसे आपका जो अ, अगर चीज जो स्किन में अगर आग लग जाता है और वो बर्न हो जाता है उधर, तो वो वैसे का वैसे स्कार रह जाएगा, पूरे जिंदगी भर रह जाएगा, इसलिए फिनॉल को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट है इस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को तुम लोग आराम से सूंघ सकते हो ना, है कि नहीं? So chloroform is also a very potent chemical, right? Okay, and you have to handle it very carefully, very carefully, क्योंकि आप मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते आप बेहोश नहीं होंगे। नेक्स्ट है इन दोनों का पहले मैं एक काम कर देता हूँ, एक अभी तो इन दोनों का मैं पहले बता देता हूँ मोड ऑफ एक्शन क्या है, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म का रोल क्या है।
इट डिग्रेड्स डीएनए, ये सॉरी सॉरी डीएनए प्रोटीन्स, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन में काम आता है, प्रोटीन को तोड़ने के काम आता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में काम आता है। ओके, सो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज, प्रोटीन अभी मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, इधर जो हम लोग ने क्या क्या यूज किया था, प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या यूज किया था, ट्रेस लाइसोजाइम एंड प्रोटीनेस के यूज किया था, राइट। ये प्रोटीन को तोड़ने के काम आ रहा था, बट इधर क्या हो रहा है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के काम आ रहा है, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ओके। अब आते हैं, नेक्स्ट है आइसोप्रोपेनॉल, या आइसो टू प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, या आइसोमेल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हैं 1:1 के रेशियो में, और ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने में काम, लिपिड्स को ब्रेक डाउन एंड प्रेसिपिटेट करने में। ठीक है, ठीक है, लिपिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, एंड आइसोप्रोपेनॉल मतलब लिपिड प्रेसिपिटेशन। अभी प्रोटीन के साथ जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे वो उसके साथ आ जाएंगे, या लिपिड्स के साथ रहेंगे तो वो भी नीचे आ जाएंगे। तो मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट्स का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो बचेगा क्या सोल्यूशन में, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स निकल गए तो यू हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बचे। सो आपको इसको जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे एट ईच स्टेप, अभी क्या है, कोई कोई जो बहुत सारे रिसर्चर्स है वो अपना स्टैंडर्डाइज करते हैं, दे प्ले विद दिस केमिकल्स, मतलब क्या करते हैं, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म को एक बार में लेंगे, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म का रेशियो लेंगे, एंड उसको ट्रीट करेंगे सेल्स को विद फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म ओनली, एंड इट कैन बी रिपीटेड फॉर सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल तक रिपीट करते हैं। तो उतना ज्यादा डीएनए प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर प्रोटीन थोड़ा भी रहेगा तो फिर आपका हिंडरेंस काफी आता है फर्दर एक्सपेरिमेंट। तो खाली फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म को 2 या 3 टाइम रिपीट करते हैं, देन फिर क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमेल को रिपीट करते हैं। ठीक है, 1, 2 या 3 टाइम्स, या तीनों भी रिपीट कर सकते हैं, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमेल, ये 3 टाइम्स रन कर देते हैं एक बार, मतलब वन एक बार ट्रीट किया, सेकेंड टाइम ट्रीट किया, तो फिर थर्ड टाइम। अभी ये याद रखो, विद ईच ट्रीटमेंट सेंट्रिफिकेशन इज रिक्वायर्ड अराउंड 10,000 to 12,000 आरपीएम पे आपको भगाना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, या डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो 12,000 आरपीएम इज वेरी वेरी हाई। सो इसके लिए आप जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन है, वो आप करते हो, आप यूज करते हो एपेंडॉक्स, क्या यूज करते हो, एपेंडॉक्स, एपेंडॉफ ट्यूब्स यूज करते हो। नो, एपेंडॉफ इज अ कंपनी का नाम। ठीक है, बेसिकली जो ट्यूब्स रहते हैं वो प्लास्टिक के ट्यूब्स रहते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी क्यूट, छोटे से रहते हैं इतने, और उसका एक ऐसा ढक्कन रहता है। सो ऐसा ढक्कन रहता है, यू हैव टू यूज। तो ये एपेंडॉफ ट्यूब्स ज्यादातर यूज करते हैं, एपेंडॉफ का ब्रांड का नाम है। आप ये 1.5 ml के भी रहते हैं, 2 ml के भी रहते हैं। ठीक है, और अगर पीसीआर यूज करोगे तो 0.5 या 0.6 या 0.2 ml। ठीक है, जाने दो। तो हम लोग ये इन दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो मशीन, क्योंकि 12,000 आरपीएम पे दिस मशीन इज अवेलेबल इन आवर डिपार्टमेंट, तो ये हम लोग 18,000 तक रन कर सकते हैं, 18,000 आरपीएम पे रन किया जा सकता है। जस्ट यू हैव टू मेंटेन और बैलेंस योर, आपको इम्पोर्टेंट है जब भी आप रन करोगे, यू हैव टू बैलेंस योर ट्यूब्स, दैट्स इट। आपको जब तक बैलेंसिंग नहीं आता तो फिर आप तक तक सेंट्रिफिकेशन मशीन यूटिलाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। आपने फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमर मेथड रन किया कि 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम, उसके बाद क्या, उसके बाद थिंग इज कि आफ्टर दिस ऑल्सो आपका जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है, इट इज इन जो सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म में, एंड यू हैव टू सोल्यूबल, it is in soluble form, and you have to precipitate this। ठीक है, प्रेसिपिटेट कैसे करोगे, यू विल यूटिलाइज सोडियम एसिटेट, क्या यूटिलाइज करोगे, सोडियम एसिटेट।
और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट हाई, 3 मोलर सोडियम एसिड। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग सोडियम एसिड? तो जो सोडियम है डेट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड आपका जो डीएन है इट इज नेगेटिवली। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो आपका जो डीएन है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा? जो डीएन है इट विल बाइंड टू सोडियम आयन, ठीक है। बट अभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन होगा कभी होगा? व्हेन यू आर when you are treating this whole system with 70% चिल्ड मतलब बहुत चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। एक पर्टिकुलर रेशियो में इसको मिक्स करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल योर सिस्टम इज ऑफ 1 ml, तो आपको इसमें 0.6 ml आपको इथेनॉल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पर 1 ml के पीछे आपको 0.6 ml इथेनॉल यूटिलाइज करना, चिल्ड इथेनॉल। जितना ज्यादा चिल्ड रहेगा उतना अच्छा से डीएनए प्रेसिपिटेट होके आता है, ठीक है। अगर इथेनॉल चिल्ड नहीं रहेगा तो आपका डीएनए प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, सो यू आर यू गाइस ऑन सेम पेज और या पीछे जा रहे हैं? किसी को रिपीट चाहिए? एक ही जना यस बोल रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं। ओके, so yeah, so 3 molar sodium acetate and chilled ethanol यूज यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी एक वेबिनार ये हुआ था, ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ था, wherein that speaker told that instead of chilled ethanol you can utilize IP isopropanol। आइसोप्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं एंड दैट टू इन लेस क्वांटिटी, आपको बहुत अच्छा डीएनए एक्सट्रैक्ट करके देगा आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। आइसोप्रोपेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। Okay, so I you can use IPA at even less quantity and with higher efficiency. Chilled होना चाहिए, chilled IPA, ठीक है। तो इसमें आपका फिर आप उसको 10,000 आरपीएम में रन करोगे एंड देन यू विल गेट व्हाट यू विल गेट डीएनए, ठीक है। बट डीएनए में अभी भी क्या रहेगा? जो डीएनए है हम लोग क्या कर देंगे, वो जो ऊपर का जो इथेनॉल है वो डिकेंट कर देंगे। बट थिंग इज थोड़ा बहुत इथेनॉल रह जाता है, ठीक है। ऊपर का जो इथेनॉल है वो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। डिकेंट किया जा सकता है, डिकेंट कर सकते हैं एंड जो थोड़ा नीचे क्या होगा, डीएनए रह जाएगा या न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा। न्यूक्लिक एसिड बोल सकता हूँ मैं ये स्टेट में। न्यूक्लिक एसिड रह जाएगा एंड इथेनॉल रह जाएगा। तो हाउ विल यू रिमूव दैट इथेनॉल? आपको कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उसको ओवरनाइट ओवरनाइट आपको उसको ढक्कन ओपन करके रखना है, ठीक है। That's it। इथेनॉल क्या है, ये इथेनॉल उड़ जाता है, ठीक है। तो इथेनॉल उड़ जाएगा तो आपका क्या बचेगा, खाली न्यूक्लिक एसिड बचेगा। ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर यू कैन एक्सपोज दिस ट्यूब। जो ट्यूब का ढक्कन खोल के रखना है आपको। और एक जो आपको पुराने टाइप के लैंप्स आते थे जिसमें आपको अगर पता रहेगा बल्ब रहता था, बल्ब, ठीक है। तो बल्ब बल्ब क्या करता है, वो हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इथेनॉल फटाफट उड़ जाता है। तो इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स लगता है। तो उसको कवर अप करके उसको अच्छे से लैंप से एक्सपोज कर सकते हैं। अगर आपको 4 आवर्स भी नहीं चाहिए, आप इफ यू वांट इंस्टेंट विद इन 10 मिनट्स के अंदर, तो यू कैन यूज दिस अनदर मेथड। उसको बोलते हैं वैक्यूम ड्राइंग। क्या बोलते हैं, वैक्यूम ड्राइंग, ठीक है। तो वैक्यूम ड्राइंग में क्या होता है, आप वैक्यूम एक
स्पेशल मशीन आता है जिसमें आप ट्यूब्स ओपन करके रखते हो एंड क्या होता है वैक्यूम अप्लाई होता है एंड वैक्यूम से क्या होता है इथेनॉल फटाफट उड़ जाता है। बट इधर हम लोगों ने बोला कि 10 मिनट्स के अंदर दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज है। बट देर इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब उसका डिसएडवांटेज भी है। उसमें क्या होता है जब वैक्यूम अप्लाई करते हो, वैक्यूम ड्राइंग करते हो, देर इज ऑल्सो फिजिकल डैमेज टू डीएनए, फिजिकल डैमेज फिजिकल डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज होता है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यू कैन यूज दिस और आइदर दिस और ओके। सो ज्यादातर मैं रेकमेंड करता हूँ ओवरनाइट, क्योंकि आपका अच्छे से पूरा का पूरा इथेनॉल उड़ जाता है एंड आपको फिर नेक्स्ट डे टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं। ठीक है। अब ओवरनाइट ड्राई हो गया, उसके बाद क्या आप क्या करोगे उसको, जो डीएनए इट इज इन सॉलिड फॉर्म, पीपीटी बन चुका है उसका, प्रेसिपिटेट बन चुका है। यू हैव टू डिसॉल्व इट। डिसॉल्व करने के लिए आप दो चीज यूज कर सकते हो, ट्रिसिडिटी बफर, pH 8, 100 माइक्रोलीटर डालोगे, हो गया डन। ठीक है। ये दिस अभी दूसरा वाटर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, स्टराइल डिस्टिल डबल डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टराइल डबल डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये दो चीज यूज कर सकते हो। तो ये वाटर में इसका जो अभी स्टेबिलिटी के ऊपर आता है, स्टेबिलिटी कितना है, तो ये 1 मंथ का स्टेबिलिटी देता है, अच्छे से स्टेबिलिटी देता है 1 मंथ। उसके बाद क्या हो जाता है आपका डीएनए खराब होना चालू होता है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करना है, यू विल हैव टू गो विद ट्रेसिडिटी बफर। इसका बोला गया कि 20 ईयर्स का स्टेबिलिटी देता है, 20 ईयर्स का स्टेबिलिटी। यस। सो होपफुली यू अभी ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया मैं। ओके। हाँ कोमल, जितना ज्यादा इथेनॉल चिल्ड रहेगा उतना अच्छा प्रेसिपिटेशन देता है, ये ऑब्जर्व किया गया। और अगर चिल्ड नहीं रहेगा, गर्म रहेगा, तो इट विल नॉट, तो आपको प्रेसिपिटेशन, डीएनए का प्रेसिपिटेशन नहीं। ओके। सो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने जो देखा फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमर मेथड कैसे रन किया जाता है, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है। ओके। तो आप जा सकते हो इंडिविजुअली। तो हम लोगों ने किधर से स्टार्ट किया था, डीएनए, डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए पहले सेल्स को ग्रो किया जाएगा, सेल को फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, उसमें फिर हम लोग तीन चीजें डालेंगे, चार चीजें डालेंगे, रेसिडिटी प्लस एसडीएस प्लस लाइसोजाइम प्लस प्रोटीनेस के। और लाइसोजाइम पहले डालोगे तो 37 डिग्रीज पर रखना पड़ेगा, प्रोटीनेस के डालोगे तो 55 डिग्रीज पर। ठीक है, ये चारों जाते हैं, कुछ कुछ में खाली एक ही दे रखा है, खाली प्रोटीनेस के दे रखा है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली डीएनए एक्सट्रैक्शन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव विल डिपेंड ऑन इट्स सोर्स। सोर्स कौन से सोर्स से आ रहा है, ठीक है, कौन से सोर्स से आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आपका जो मेन आता है फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमेल मेथड, अल्कोहल, आइसोमेल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज अ बेसिक बेसिक स्टेप्स, बेसिक प्रोटोकॉल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए। ठीक है, इट इज यूटिलाइज्ड वर्ल्ड ओवर। फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में काम आता है, लिपिड प्रोटीन, सॉरी, आइसोप्रोपेनॉल लिपिड प्रेसिपिटेशन में काम। दिस कैन यू कैन रन फॉर ओनली वंस ट्वाइस और थ्राइस। फिर आता है एपेंडोक्स, आपको सॉरी मैंने बताया ये पूरा प्रोसेस आपको एपेंडोक्स में रन करना है। एंड फिर आपको एक बार वो आपने किया तो इसमें न्यूक्लिक एसिड रह जाता है सोल्यूबल फॉर्म में, यू हैव टू प्रेसिपिटेट दैट। आप इधर 3 मोलर सोडियम एसिटेट यूटिलाइज कर सकते हैं प्लस चिल्ड इथेनॉल, या आईपीए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चिल्ड होना चाहिए बस। ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन आ जाएगा डीएनए का एंड इट विल गिव यू व्हाइटिश व्हाइटिश कलर प्रेसिपिटेशन। ठीक है। ओके। एंड फिर उसके बाद आपको उसको जो इथेनॉल है उसको उड़ाना पड़ेगा। तो उसके भी प्रोसेस लिखे, ओवरनाइट रख सकते हो ड्राइंग के लिए, 4 आवर्स अंडर लैम्प। ठीक है। एंड यू वैक्यूम ड्राई।
उसके बाद आता है फिर आपको उसको सोल्यूबलाइज करना, तो ट्रेसिडिटी बफर 20 years का लाइफ स्पैन हो जाएगा मिनिमम। ओके, एंड वाटर का 1 month। ओके, डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी। आपको 1 month के अंदर पूरा वो डीएनए यूटिलाइज करना है तो वो वाटर यूज कर सकते हो, स्टर्ड डबल डिस्टिल वाटर, और यू कैन यूटिलाइज ट्रेसिडिटी। ओके, सो अभी जो आता है क्वेश्चन, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि न्यूक्लिक एसिड प्रेसिपिटेशन होता है ना। देयर इज आल्सो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ जाता है, आपका आरएनए भी आ जाता है। ठीक है, एंड इधर क्या आपका डीएनए आपको चाहिए, नॉट आरएनए। तो आप कैसे करोगे इसको? आरएनए क्या होता है, ज्यादातर एमआरएनए रहते हैं क्वांटिटी में। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टी आरएनए एंड आरआर, तो आरआरएनए वैसे भी निकाल लिया जाता है क्योंकि प्रोटीन के साथ बॉन्ड। what remains is tRNA and mRNA। तो जो mRNA एंड जो रहता है, mRNA का जो हाफ लाइफ है इट इज 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट। 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में आपको क्या होगा, ये हाफ लाइफ बोला तो 1 hour में वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने क्या बोला, जब भी आप ड्राइंग प्रोसेस कर रहे हो तो ओवरनाइट रखो, ओवरनाइट मतलब 18 hours मिनिमम, तो आपका पूरा का पूरा आरएनए डिस्ट्रॉय या डिग्रेड हो जाएगा। तो व्हाट रिमेन्स इज ओनली योर डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ही बाकी रह जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉर उसको आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं आराम से। ओके, सो होपफुली आपको समझा रहेगा। यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस, ये आप जर्नल से रेफर कर सकते हो, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हो इजीली, इसमें मैंने ज़्यादातर प्रोसेसेस बता दिए। आफ्टर डाइल्यूटिंग डीएनए, ठीक है, रेसिडिटी बफर में आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो यूवी स्पेक। अभी वी हैव फंक्शनल यूवी स्पेक, आप उस पर काम कर सकते हो, एंड यू कैन एस्टिमेट कि आपका डीएनए कितना अच्छा क्वांटिटी में या क्वालिटी में जनरेट हुआ है। तो यू कैन यूज दिस ओडी 260 इंटू जितना भी ओडी आता है 260 नैनोमीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइक्रोग्राम पर एम। ठीक है, तो आप उसको मेजर करके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितना डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अल्टरनेटिवली एंड आल्सो यू हैव टू कैरी आउट टू, एक रेशियो आता है 260/280 या 280/260 का रेशियो आता है, देख लेना एक बार। तो इसमें क्या आता है, 260 नैनोमीटर पे आपका तो आपको डीएनए का एनालिसिस पता चल जाएगा, बट 280 में आपको प्रोटीन कितना प्रोटीन है उसका एनालिसिस पता चल। ठीक है, 280/260 है, तो वो रेशियो रेशियो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये एक पर्टिकुलर रेशियो जिससे आप अगर प्रोटीन कंटामिनेशन रहेगा, मतलब आपने कोई स्टेप स्किप्स किए हैं, जैसे इधर मैंने बताया ये 3 times रन होता है फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमर मेथड, राइट। उससे क्या होता है, उतना प्योरीफाइड आपको डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो इसको 1, 2 या 3 times रन किया, तो ज्यादातर लोग 2 या 3 times तक रन कर लेते हैं, ताकि इधर जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इधर जो प्यूरिफिकेशन है और उनका एंड रिजल्ट अच्छा मिले इधर, ये रेशियो। इसलिए प्रोटीन जितना हो सके उतना निकालना चाहिए। ठीक है, ओके, होपफुली आपको समझा सब, ईच एंड एवरी स्टेप समझा रहेगा। ठीक है, होपफुली इन फ्यूचर प्रैक्टिकल्स, व्हेन यू विल बी रनिंग प्रैक्टिकल्स, तो आप कैरी आउट कर सकते हो ईच एंड एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी स्टेप। एंड हमेशा याद रखो, जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है, इट विल टेक मिनिमम ऑफ 4 to 5 years, मिनिमम ऑफ 4 to 5। ठीक है,
ओके सो इधर मैं अभी एक इसमें जा रहा हूँ. देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट मेथड. रिलेटिवली वेरी वेरी इजी. आप इसको घर पे भी कैरी आउट कर सकते हो. उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स का जरूरत ही नहीं. क्या करोगे आप इधर, जो सैंपल जो आपने ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है या आपको प्लांट से लेना है, एनिमल से लेना है, जो भी आप सैंपल लोगे, उसमें सैचुरेटेड कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन डालोगे, जैसे 6 मोलर NaCl. तो आप भर भर के NaCl डालोगे. उससे क्या होगा, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करोगे, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो आपको खाली जो प्रोटीन है सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा. आप इसमें डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो आराम से डिग्रेड होकर प्रेसिपिटेट हो जाए. और 6 मोलर NaCl, बस दो चीजें डालनी है, डिटर्जेंट एंड NaCl बस. बाकी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं आपका, प्रोटीन लिपिड सब 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 नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए. पहले ही बचेगा क्या, न्यूक्लिक एसिड बचेगा. और ये बेसिक, ये इसको सॉल्टिंग आउट मेथड बोला जाता है. क्योंकि क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, प्रोटीन्स एंड अनदर सेलुलर contaminants will precipitate in saturated salt solution. तो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट ड्यू टू देयर रिलेटिव हाइड्रोफोबिसिटी. हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से वो सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा. बट डीएनए सैचुरेट डीएनए कभी क्या बोलते हैं, इस इसका इफेक्ट डीएनए पे नहीं गिरे. तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा, सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा. ठीक है, उसमें फिर आप इथेनॉल डाल सकते हो, और इथेनॉल से क्या होगा, चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा. ठीक है. तो ये आप प्रोसेस पूरा पूरा पढ़ सकते हो. एंड अभी अगर आपको सॉर्टिंग आउट मेथड देखना है, तो आई थिंक ये शायद ये वीडियो है. तो वी विल बी रनिंग दिस वीडियो. आपको दिख रहा है, सबको यूट्यूब वीडियो दिख रहा है. यस सर। तो मैं अभी रन करने वाला हूँ. Yes. मैं इधर कैप्शन को भी ऑन कर देता हूँ और स्पीड देख लेता हूँ कितना स्पीड में नॉर्मल है. देखो इसने डिटर्जेंट लिए है, सॉल्ट लिए है, देखो सॉल्ट दिख रहा है. ठीक है. ऑब्वियसली वाटर रहना चाहिए, इथेनॉल रहना, वाटर ही इथेनॉल. ओके, तो इसमें से जो सेल्स है, सेल्स निकालने पड़ेंगे उसको. तो सेल कैसे निकाल रहा है वो, शायद रब करेगा, क्या करेगा पता नहीं, देखो. ठीक है, तो वो डिटर्जेंट डाल रहा है वाटर में, और ये भी फिर सॉल्ट भी डालेगा. बेसिकली पहले वो पूरा का पूरा सोल्यूशन बना रहा है. अभी इसमें सॉल्ट डालेगा, बहुत स्लो प्रोसेस कर रही है. मैं थोड़ा स्पीड में भगा रहा हूँ. ठीक है, तो उसने सॉल्ट भी डाला. ठीक है, अभी अच्छा सोल्यूशन बन गया ये. एंड इसमें आपने ये अभी स्क्रैप करेगा, देखो क्या करता है.
ठीक है, उसको अभी वो पिचका देगा वो, तो मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, अभी वो चिल्ड इथेनॉल डालेगा। अभी चिल्ड दिख नहीं रहा है मेरे को, इतना भी चिल्ड नहीं दिख रहा। Let's see। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में डाला जाता है उसको। अभी ये रेशियो का करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ठीक है, उसने चिल्ड इथेनॉल रखा हुआ है, अभी देखो प्रेसिपिटेशन करेगा। और साइड से डालना है, ऐसे नहीं फट करके ऊपर से पूरा डालना, साइड से डालना है। ठीक है, अभी जो ऊपर जो फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं, दैट इज योर डीएनए, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली। ठीक है, ये डीएनए है उसका ऑर्गेनिज्म। देखो ये डीएनए उठा रही है। होपफुली आपको समझा रहेगा। यस, समझा। So you can carry out this experiment, small experiment at your home, and you can post in your अपना WhatsApp ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो कि हम लोग ने स्टार्ट किया। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर करना है तो कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में जो एक्सट्रैक्शन हो, एंड ये प्लांट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बदले में आप ये इधर भी देख सकते हो, होपफुली जैक्सन लैब्स का है, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस वीडियोस। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं सब। Before beginning any protocol, you want to make sure that your workspace has a proper flow to avoid contamination of samples or reagents. This example is set up for a right-handed student. Tips and pipetters are on the left, racks and samples are in the middle, and the discard bucket is on the right. As your hand moves through the flow, it never unnecessarily crosses over the sample again. This video begins after students have spit into the DNA Genetech collection kits, capped the tubes to release the buffer, and mixed the solution by inversion. ओके, बेसिकली देयर आर अदर मेथड्स, जैसे किट मेथड रहता है, तो किट में अल्कलाइन लिसिस सॉल्यूशंस रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अल्कलाइन लिसिस से जो ये आपका सेल्स है वो जो प्रोटीन से सब प्रेसिपिटेट हो जाता है, एंड आपका डीएनए इट इज इन सॉल्युबल फॉर्म। उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्शन कैसे प्रोटोकॉल रन करना है वो समझेंगे। एंड क्या होता है कि बहुत सारा सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसको फिर बहुत सारे ट्यूब्स में रन करते हैं, एक साथ रन करते हैं, एंड फिर डीएनए को फिर बाद में पूल कर लेते हैं। कैसे करते हैं देख लो। आवाज सुनाई दे रहा है At सबको? this point, sample tubes should not be labeled to preserve student anonymity during the genotyping process. आवाज सुनाई दे रहा है कि थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करो यूट्यूब पे? Using the P1000 micropipetter, 500 microliters is transferred from each spit collection tube into a new microcentrifuge tube.
When pipetting large volumes, draw up the solution slowly to avoid bubbles or contaminating the micropipetter. Once the solution is transferred, close the spit tube lid and cap the sample. Repeat this process for all remaining samples. Prior to beginning this protocol, the heat block should be dialed to 50 degrees and turned on by flipping the switch. If it's heating, the light will glow red. ओके सो बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं ना 55 डिग्रीज पे रखना है 37 डिग्रीज पे रखना है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्यूबेटर हम लोग इस पे रखते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट पे इतना थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो ये हीटिंग ब्लॉक रहता है। इसमें ये ट्यूब्स के लिए बने हैं, ऐसे छोटे ट्यूब्स के लिए बने हैं, और ये 55 ये इसमें काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। ठीक है, Place samples in the heat block. This incubation must proceed for at least 90 minutes, but can also be left overnight. Tubes containing 20 microliters of DNA Genotek's proprietary purifying solution, Prep It, will be provided. Once the samples have been incubated, you will transfer the entire volume to a tube containing the purifying solution. You may notice that the solution in the tube becomes cloudy. This is normal. Mix the solution with a vortex. To turn on the vortex, press the switch down to touch and turn the knob clockwise to ensure maximum speed. Hold one tube at a time and press the top of the black pad to initiate vibration. Repeat this process for all remaining samples. Embed all samples in ice for 10 minutes. Impurities in the solution will be removed by centrifugation. After flipping the switch in the back of the microcentrifuge, press the open button. Remove the metal lid inside by pulling on the knob. Make sure that the tubes are labeled either with letters or numbers before loading them into the centrifuge. Load samples with hinges facing outward. And balance the tubes across the rotor by ensuring that all tubes have equal volumes. Replace the metal lid and press it until it clicks securely onto the rotor. Close the lid to the microcentrifuge gently. Change the centrifugation time by pressing the arrows to the desired time, in this case, 5 minutes. Press the arrows by the speed to navigate to the proper RPM.
In this case, 14.5 thousand RPM is the max this centrifuge can perform and is close enough to our desired speed. Press the start button. The centrifuge will begin to spin. It is suggested that you watch the centrifuge until it reaches maximum speed to ensure that there are no violent vibrations, which may mean that the tubes are unbalanced or the internal lid has come loose. If this occurs, press the stop button immediately. As the spin is going, obtain 4 new tubes and label them. When the spin is complete, the lid to the centrifuge will pop open. Remove the internal lid and remove the samples gently to avoid disturbing the pellet. Place tubes of the same sample in line with each other to ease the transfer of the solution. After centrifugation, you should be able to see a white pellet that has collected on the bottom part of the tube on the side of the hinge. This pellet contains the impurities in the solution. The DNA is in the supernatant. Using the P1000, transfer 400 microliters of supernatant, which contains the DNA, to the new tube. प्रोटीन एक्सट्रैक्शन प्रोटीन नीचे आ गया और जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है वो तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन। Place the tip on the opposite side of the tube from the pellet and draw up slowly to avoid disturbing it. Repeat this process for the remaining samples. Precipitate the DNA from solution by adding an equal volume of 100% ethanol to each sample. And mix by inversion 10 times. The solution may become cloudy. This is normal. After incubating at room temperature for 5 minutes, place the samples in the microcentrifuge with the hinges facing outward. Remember to balance your tubes. Spin the samples for 2 minutes.
Remove the tubes from the centrifuge gently, being mindful not to disturb the pellet, which now contains your DNA. Visually inspect for a pellet at the bottom of the tube on the side of the hinge. A pellet is not always visible, so you can choose to centrifuge again or proceed as normal. In this example, a pellet is only seen in samples C and D, but all samples are carried through the process. Using a P1000, slowly remove and discard approximately 800 microliters of supernatant. Place the tip at the bottom of the tube on the opposite side of the pellet to avoid disturbing it. It is not important at this point that all solution with the solution inside into the discard bucket. Repeat visually inspect, make a note of that. Clean the DNA pellet by adding 250 microliters of 70% ethanol to each sample. Do not mix the solution, as it is imperative that the pellet is not disturbed. Repeat this process for all remaining samples. Place the samples in the centrifuge, being mindful of balance, and spin for 2 minutes. Remove the tubes from the centrifuge carefully. In this step, the pellet still contains the DNA, and it is important to remove as much supernatant as possible without disturbing the pellet. So remove and discard the supernatant using the P200 for precision. This will take 2 or more draws.
On the first draw, you can expel the solution into the discard bucket and use the same tip to draw up again, as long as the tip has not touched other surfaces. Repeat this process for the remaining samples. Lay out a few layers of Kim wipes. Open the tube and knock it onto the Kim wipe to remove any large volumes of solution still remaining. Leave the tube open and lay it on its side to evaporate any of the remaining solution from the pellet. Repeat this process for all remaining samples and allow them to air dry for 20 to 30 minutes. If the tube still has spots of solution or if the pellet does not look dry, allow for evaporation to continue. If the pellet looks dry, then resuspend the DNA using water. Add 100 microliters of molecular biology grade water directly onto the pellet side. ओके सो वो जो निकाला प्रोसेस है वो उसमें इथेनॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड बाकी जो इथेनॉल बचा कुचा है वो इवेपोरेट करके निकाल। Cap the tube and mix by vortexing for a few minutes. Visually inspect the tube to ensure that the pellet has disappeared or has gone back into solution. If it has not, then continue to vortex or allow the tube to sit at room temperature before proceeding to subsequent steps. Repeat this for all remaining samples. Okay, so hopefully you have understood about DNA extraction, and next lecture we will see हम लोग कौन सा क्या चीज cover करते हैं, ठीक है? Okay, so we will meet on next lecture, and hopefully क्या बोलते हैं, मुझे ज़्यादा lectures 4 lectures per day चाहिए और portion completion. Let's see about it, ठीक है? So I will plan accordingly, and there is a timetable that is being issued. मैं post कर दूंगा by day today, hopefully by today. Okay. So we will be taking lectures according to it. Let's see. Okay, chalo. Bye bye everyone. Bye for now. I'm going to college.